नमस्कार। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कक्षा 12वीं का नया अभ्यासक्रम आ चुका है। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए सचिव कार्य पद्धति इस विषय का अभ्यासक्रम आज इस वीडियो में समझेंगे। उसमें पहला अध्याय का नाम है निगमित वित्त का परिचय। निगमित वित्त के संबंध में पढ़ने से पहले हमें निगमित इस वर्ड का अर्थ मालूम होना चाहिए। निगमित संस्थाएं आप जानते हैं, ऐसी संस्थाएं होती है जिनका निर्माण रजिस्ट्रेशन अथवा समावेलन के द्वारा हुआ है। तो वित्त जो होता है, निगमित वित्त जो होता है वह कंपनियों से मुख्यतः संबंधित होता है और निगमित वित्त या वित्त प्राप्त करने और उसके उपयोग से भी संबंधित है। और निगमित वित्त जो होता है इसमें इसका अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है, यह इस अध्याय में हम समझेंगे। और उसी प्रकार से कंपनी को पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है, इस संबंध में इस अध्याय में किया जाएगा। नंबर 2 का अध्याय है निगमित वित्त के स्रोत। निगमित वित्त को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक स्वामित्व पूंजी और दूसरा ऋण पूंजी। स्वामित्व पूंजी जो होती है उसमें अंश पूंजी और रोक कर रखी गई आय का समावेश होता है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और दूसरा है ऋण पूंजी। ऋण पूंजी में ऋण पत्र, बॉन्ड्स और व्यापारिक पत्र, उसी प्रकार व्यावसायिक बैंक से जो व्यापारिक साख प्राप्त होती है वह, और एडीआर, जीडीआर इत्यादि का समावेश होता है। इन सब का अध्ययन निगमित वित्त के स्रोतों के अंतर्गत किया जाएगा। नंबर 3 का जो अध्याय है उसका नाम है अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन या पूंजी के द्वारा अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अंश पूंजी का वर्गीकरण, उसी प्रकार अंशों का आवंटन, अंश आवंटन करने के पश्चात ऋण पत्रों का किस प्रकार से निर्गमन किया जाता है, उसके बाद में अंशों की जब्ती किस प्रकार से की जाती है, अंशों के ऊपर याचनाएं किस प्रकार मंगाई जाती है, अंशों का समर्पण कब होता है, उसी प्रकार अंशों का हस्तांतरण, हस्तांकन इत्यादि के संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। नंबर 4 का अध्याय है ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्र का निर्गमन से संबंधित कई कानूनी नियम है जैसे कि कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ नियम दिए गए हैं। उसी प्रकार से कंपनी अंश तथा ऋण पत्र नियम 2014 के अंतर्गत नियम दिए गए हैं और समय समय पर सेबी के द्वारा भी कई मार्गदर्शक तत्व जारी किए जाते हैं, उसका भी अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। नंबर 5 का अध्याय है जन निक्षेप। जन निक्षेप को जमाएं भी कहा जाता है और जन निक्षेप की स्वीकृति की शर्तें और सार्वजनिक जनता से यदि हमने जमाएं या जन निक्षेप स्वीकृत किए हैं तो उसकी कार्य पद्धति क्या होती है, उसी प्रकार से सदस्यों से जन निक्षेप अगर प्राप्त करते हैं तो उसकी कार्य पद्धति क्या होती है, इसका अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत किया जाएगा। उसी प्रकार कानूनी प्रावधान भी होते हैं जन निक्षेप से संबंधित, उनका भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। नंबर 6 का जो अध्याय है उसका नाम है सदस्यों के साथ पत्र व्यवहार। सदस्य वे होते हैं जो कंपनी के अंशधारी होते हैं। अंशधारियों के साथ में पत्र व्यवहार करते समय कंपनी के सचिव को बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। वे कौन सी सावधानियां होती है और वे कौन सी परिस्थितियां होती है जिसमें सचिव को सदस्यों के साथ में पत्र व्यवहार करना पड़ता है, और इसके अलावा कुछ उदाहरण स्वरूप इस अध्याय में पत्र दिए गए हैं जो कि सचिव के द्वारा सदस्यों के साथ पत्र व्यवहार करते समय काम में आते हैं, तो वह उनका भी अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। नंबर 7 का जो अध्याय है उसका नाम है ऋण पत्र धारकों के साथ पत्र व्यवहार। इसमें भी सचिव के द्वारा ऋण पत्र धारकों के साथ में पत्र व्यवहार करते समय कई सावधानियां बरतनी पड़ती है। वे कौन सी होती है तथा ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें ऋण पत्र धारियों के साथ में पत्र व्यवहार सचिव को करना पड़ता है। और उसी प्रकार से जैसे कि पिछले अध्याय में कुछ उदाहरण स्वरूप पत्र दिए गए थे, इस अध्याय में भी वो ऐसे पत्र उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, उनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। और 8वें नंबर का जो अध्याय है उसका नाम है निक्षेपकर्ताओं के साथ पत्र व्यवहार। निक्षेपकर्ता वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कंपनी के निक्षेपों को कंपनी के पास निक्षेप जमा किए हैं, और ऐसे निक्षेपकर्ताओं के साथ पत्र व्यवहार करते समय सचिव को बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है, और वो सावधानियां और वे परिस्थितियां जिसमें कि सचिव पत्र व्यवहार करता है
और इसके भी उदाहरण इस अध्याय में भी कुछ उदाहरण स्वरूप पत्र दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। नंबर 9 का जो अध्याय है उसका नाम है डिपॉजिटरी प्रणाली। यहाँ पर डिपॉजिटरी प्रणाली पढ़ने से पहले डिपॉजिटरी का क्या अर्थ होता है यह हमें ज्ञात होना चाहिए। डिपॉजिटरी यह एक कंपनी होती है जिसके पास हमारी प्रतिभूतियां अभौतिक स्वरूप में अर्थात इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा होती है। जो प्रतिभूतियां होती है वो 3 प्रकार की होती है, आप जानते हैं, अंश, ऋणपत्र और जमाएं। तो ये जो प्रतिभूतियां होती है ये प्रतिभूतियां 2 तरीके से रखी जा सकती है, एक भौतिक तथा दूसरा अभौतिक। अभौतिक अर्थात जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वो कंप्यूटर में हमारे लेखे में जमा होती है और वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। इसीलिए ये डिपॉजिटरी कंपनी जो होती है, यहाँ पर सभी अंशधारकों के अर्थात प्रतिभूतियां जिनके पास होती है उनके लेखे इनके पास होते हैं। जिस तरीके से हम बैंक में खाता खोलते हैं उसी तरीके से डिपॉजिटरी के पास भी अंशधारकों को अपने खाते खोलने पड़ते हैं। जिस तरीके से बैंक हमें समय समय पर पासबुक में प्रविष्टियां करके देती है कि तुम्हारे कितने पैसे जमा है और कितने आपने निकाले और कितना बैलेंस है, उसी तरीके से डिपॉजिटरी कंपनी जो होती है यह हमें एक विवरण देती है जिसमें कि हमने कितने अंश खरीदे थे, कितने बेचे हैं और अभी हमारे पास कितने अंश बाकी है, इसका उल्लेख उसमें होता है। तो ये डिपॉजिटरी प्रणाली की जो कार्य पद्धति है उसका अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। डिपॉजिटरी के विभिन्न पक्ष होते हैं उनका भी अध्ययन यहाँ पर होगा और यह नया होने के कारण डिपॉजिटरी प्रणाली में कई नए शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के बारे में भी हम इस अध्याय में जानेंगे और सेबी के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं उसका भी अध्ययन डिपॉजिटरी प्रणाली के अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर का जो अध्याय है उसका नाम है लाभांश तथा ब्याज। लाभांश का अर्थ क्या होता है, लाभांश की विशेषताएं क्या होती है, उसका भुगतान, घोषणा और लाभांश का वितरण किस प्रकार किया जाता है, लाभांश वितरण करने के लिए जो पैसा लगता है उसका स्रोत क्या है, इत्यादि से संबंधित कानूनी प्रावधान जो दिए होते हैं इस अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो लाभांश होता है कभी कभी अयाचित रहता है, जो अंशधारक होते हैं वो लाभांश का जो चेक उन्हें भेजा जाता है उसको जमा नहीं करते हैं और कई वर्षों तक वह जमा नहीं होता है। ऐसे लाभांशों को अयाचित लाभांश कहते हैं। तो ऐसे इससे संबंधित जो नियम है उसका भी अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे और उसी प्रकार से अंतरिम लाभांश, अंतिम लाभांश क्या होता है इसका भी हम अध्ययन यहाँ करेंगे। उसके बाद आता है इसी अध्याय में ब्याज। ब्याज यह ऋण के ऊपर दिया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, यह सारा अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। उसके बाद में आता है 11 नंबर का अध्याय जिसका नाम है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार यह विनियोगकर्ता और ऋण प्राप्तकर्ताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। वित्तीय बाजार यह दो भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है, एक पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार जो होता है उसके द्वारा दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं और दूसरा होता है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार में हम अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसका हम विस्तार पूर्वक इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद लास्ट जो अध्याय है, अंतिम अध्याय, उसका नाम है स्कंध विनिमय। स्कंध विनिमय को अंश विपणी या अंश बाजार भी कहा जाता है। अंश बाजार में अंशों का जो हमने अंश खरीदे थे या प्रतिभूतियां खरीदी थी, ऋणपत्र, जमाएं जो भी हमने खरीदी थी प्रतिभूतियां, उनका क्रय विक्रय हम यहाँ पर कर सकते हैं। और स्कंध विनिमय से संबंधित सेबी के कई गाइडलाइंस है उसके संबंध में भी हम इसमें यहाँ पर अध्ययन करेंगे। स्कंध विनिमय भारत में 2 बहुत बड़े स्कंध विनिमय हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई का लॉन्ग फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई, इसका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इनका सब अध्ययन हम स्कंध विनिमय इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं स्कंध विनिमय से संबंधित, यानी कि शेयर मार्केट से संबंधित बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें ज्ञात नहीं है अभी तक, उनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। इस प्रकार यह टोटल 12 अध्यायों में सचिव कार्य पद्धति के अभ्यासक्रम को बांटा गया है। और अगले वीडियो में हम पहला जो ये अध्याय है जिसका नाम है निगमित वित्त का परिचय, यह हम अगले वीडियो में सीखेंगे, आज का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।